वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो डिफरेंट समाजशास्त्री थे उन्होंने सोशियोलॉजी का स्कोप क्या दिया है। तो सभी लोगों ने अलग अलग स्कोप दिया और अलग अलग बात कही है, क्योंकि कोई भी ये नहीं बता सकता हमारे सोशियोलॉजी का क्या स्कोप है, हमें कितना पढ़ना है या कहाँ इसका ये समाप्त हो जाता है, तो ये कोई नहीं बता सकता। इसी पर्सपेक्टिव में हमारे दो थिंकर हैं जिनका मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। द मेकिंग ऑफ सोसाइटी बुक भी इम्पॉर्टेंट है, अभी तक पूछी भी नहीं गई है, तो आप इसको लर्न कर लें। ये बुक किसकी है? कार्ल बर्टन की है। कार्ल बर्टन की है द मेकिंग ऑफ सोसाइटी। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र की सीमा कहाँ प्रारंभ होती है और कहाँ अंत होती है, ये कोई नहीं बता सकता। इसका मतलब ये है कि समाजशास्त्र में हम किस चीज़ को पढ़ेंगे और कितना पढ़ेंगे, ये कोई नहीं बता सकता है। इसलिए इन्होंने बोला कि जो समाजशास्त्र है उसकी सीमा कहाँ प्रारंभ होती है और कहाँ अंत होती है, इसका निर्धारण कोई नहीं कर सकता है। यहाँ पे मैंने दूसरी डेफिनेशन इसलिए लिखी है, व्हाट इज़ सोशियोलॉजी बुक किसकी है, मैंने उसी दिन बताया था, अलेक्स इंकल्स की है। उन्होंने क्या बोला? अलेक्स इंकल्स की है। उन्होंने अपनी बुक व्हाट इज़ सोशियोलॉजी में बोला कि जो समाजशास्त्र की सीमा है, और ये इससे रिलेटेड ऐसी ही बात वो भी करते थे, ये निर्धारण की बात करते हैं, ये बताते हैं इसकी जो समाजशास्त्र की सीमा और विषय क्षेत्र है उसको कोई नहीं बता सकता है कि कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है या कितना है, ये कोई नहीं निर्धारित कर सकता है। तो जो अलेक्स इंकल्स हैं वो सीमा के साथ सब्जेक्ट मैटर की भी बात करते हैं, और जो कार्ल बर्टन है वो सिर्फ सीमा की बात करते हैं कि कहाँ स्टार्ट हो रही है और कहाँ ख़त्म हो सकती है, ये कोई नहीं बता सकता है। तो इन दोनों की बात थोड़ा रिलेटेड थी, इसलिए मैंने एक पास लिख दिया, तो ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। अगर सीमा के साथ सब्जेक्ट मैटर की भी बात होगी तो इंकल्स होंगे, अगर खाली सीमा की बात होगी तो आपके कार्ल बर्टन होंगे। और स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में 5 स्कूल हैं जिनको हम पढ़ेंगे बारी बारी से। यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 स्कूल अभी लिखे हैं जिनको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और 2 जो स्कूल बचेंगे उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला स्कूल आता है मैकेनिस्टिक स्कूल। वो हमारा बिल्कुल उस तरह से है जैसे हमारे जो साइंटिस्ट लोग सोचते थे, हमारे भौतिक शास्त्री हो गए, रसायन शास्त्री हो गए, वो लोग जो सोचते थे वो मानते हैं कि जो सोशियोलॉजी है वो बिल्कुल साइंटिफिक है, इसलिए हमें उसमें वैसे ही अध्ययन करने चाहिए। और इसीलिए ये लोग जो हैं सोशियोलॉजी को एक विज्ञान मानते हैं और उसकी तुलना समाजशास्त्र की तुलना भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र से करते हैं। तो इसमें हमने 4 लोगों को यहाँ पे मेंशन किया है, क्योंकि इन लोगों के कुछ कोटेशन फेमस हैं जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं किसी एग्ज़ाम में भी पूछे जाएँ, इसलिए यहाँ पे डिस्कस करना थोड़ा कंपलसरी है। और बाकी और लोग भी हैं जिन्होंने इस स्कूल में काम किया है या बोला है, पर मैंने यहाँ पे 4 लिखे हैं तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे डेस्कार्tes हैं और हाब्स हैं, बेगल हैं, बर्कले, 4 लोगों को मैंने लिखा है। अब डेस्कार्tes और हाब्स जो हैं वो कहते हैं मृत्यु की तुलना किससे करते हैं? घड़ी से करते हैं। अब आप सोच लेंगे सोशियोलॉजी में मृत्यु, घड़ी, ये सब क्या है, तो इन्होंने मृत्यु की तुलना घड़ी के रुक जाने से की है। जैसे कोई घड़ी है, अगर वो रुक जा रही है तो ये ऐसे बता रहे हैं मनुष्य की जो मृत्यु होती है वो इसी तरह होती है जैसे घड़ी रुक जाए, तो ऐसे मनुष्य के जब सांसें रुक जाएंगी तो उसकी डेथ हो जाती है। तो इसकी तुलना उन्होंने थोड़ा साइंस का दिमाग लगाते हुए उससे तुलना की है। और बेगल जो हैं वो कहते हैं अगर किसी भी व्यक्ति को मैथ नहीं आती है, गणित नहीं आती है, तो ये एक पशु या जानवर के समान है, उसको एनिमल की तरह देखते हैं। ऐसे कौन है? बेगल। तो हम कह सकते हैं बेगल को मैथ बहुत अच्छी लगती थी, इसीलिए वो ऐसा बोलते हैं कि जिसको भी गणित नहीं आती है, गणित के बिना जो मनुष्य है वो एक एनिमल की तरह है, ऐसा इन्होंने बोला है। और बर्कले जो हैं उन्होंने क्या किया? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सामाजिक भौतिकी शब्द दिया बर्कले ने। दूसरा इन्होंने कहा सामाजिक जीवन है उसमें स्थिरता और परिवर्तन भौतिक जगत के समान है। तो स्थिरता और परिवर्तन की भी बात करते हैं, स्टेबिलिटी एंड चेंज की बात करते हैं, और ये कहते हैं स्टेबिलिटी एंड चेंज भौतिक
जगत के समान है। तो यहाँ पे कुछ साइंटिफिक चीज़ें हमें दिख रही हैं और इन लोगों ने अपने स्कूल में ऐसे बोला है जैसे कि हमारे वो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले बोलते हैं। तो इसमें डिस्कस और हॉब्स का एक कोटेशन है जो अभी नहीं किसी एग्ज़ाम में पूछा है, क्या पता पूछ ले, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में क्या पूछ रहा है कुछ समझ में ही नहीं आता है, पता नहीं सोशियोलॉजी पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है। तो कुछ ऐसे ही कोटेशन होते हैं जो एग्ज़ाम में नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पे मेंशन कर दिया है सो दैट आप इसको लर्न कर लें। तो ये हमें समझ, आई होप आप भी समझ गए होंगे, और अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं तो हम उसे एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा जियोग्राफिकल स्कूल। इसमें हमारे वो लोग आते हैं जो हमारे इन्वायरमेंटल के बारे में बात करते हैं, या इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, या उससे रिलेट करके थोड़ा सोशियोलॉजी को देखते हैं। तो इसमें आप लोग जानते होंगे, जैसे मॉन्टेस्क्यू को जानते हैं, हंटिंगटन को जानते हैं, रेटजल को जानते हैं, पर मैंने बोर्डिन और बकल को भी लिख लिया है। इन्होंने बोला, जो बोर्डिन थे वो कहते हैं जो ठंडी जलवायु होती है वो हिंसात्मक होती है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो बोर्डिन है वो ठंडी जलवायु, गर्म जलवायु और समशीतोष्ण जलवायु, 3 जलवायु के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 तरह की क्लाइमेट बताते हैं और ठंडी जलवायु को अच्छा मानते हैं, हिंसात्मक मानते हैं। और जो कहते हैं जो गर्म जलवायु है वो कैसी है, रूढ़िवादी है, मतलब उसको नहीं अच्छा मानते हैं। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि गर्म जलवायु को नेगेटिव पर्सपेक्टिव में देखते हैं, रूढ़िवादी बताते हैं या अंधविश्वासी मानते हैं। तीसरी है हमारी समशीतोष्ण जलवायु, जिसको कहते हैं ये बौद्धिक शक्ति को बढ़ाती है। तो समशीतोष्ण जलवायु जो है वो अच्छी होती है और वो हमारे बौद्धिक शक्ति को एनर्जी देती है या इंक्रीज़ करती है। तो बोर्डिंग ने 3 टाइप की क्लाइमेट के बारे में बात किया है। तो अगर क्लाइमेट में कोई 3 तरह की बात कर रहा है तो कौन होगा, आपके बोर्डिंग होंगे। इसी तरह अगर मॉन्टेस्क्यू होंगे तो वो सिर्फ ठंडी जलवायु की बात करते हैं। इसलिए मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये सभी लोग जलवायु की ही बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू सिर्फ ठंडी जलवायु के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं, मॉन्टेस्क्यू कहते हैं ठंडी जलवायु जो होती है उससे स्वास्थ्य पे अच्छा असर पड़ता है, स्वास्थ्य उसमें अच्छा रहता है और इससे व्यापार और वाणिज्य में भी मुनाफा होता है या अच्छे से चलता है। तो ठंडी जलवायु का इम्पैक्ट ये पॉजिटिव दिखाते हैं, हेल्थ पे, व्यापार पे, वाणिज्य पे, इन 3 चीज़ों पे ये इसका इम्पैक्ट अच्छा दिखाते हैं ठंडी जलवायु का। और जो बकल हैं वो कहते हैं जलवायु प्लस भूमि प्लस भोजन प्लस प्रकृति, नेचर, फूड और लैंड और क्लाइमेट, इन 4 चीज़ों को सभ्यता के विकास के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं और इन चारों को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं। तो कहते हैं सभ्यता, कोई भी समाज की सभ्यता का विकास इन चारों चीज़ों की निर्भरता पे और उसकी कैसी प्रकृति है उस पर डिपेंड करता है। अगर ये सब अच्छी होंगी तो सभ्यता का विकास अच्छा होगा, अगर ये अच्छी नहीं है तो सभ्यता का विकास भी अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे रेटजल हैं, उनका एक बहुत ही फेमस कोटेशन है। मैंने यहाँ पे ये सिर पैर धूल लिखा है, आप सोच रहे होंगे ये क्या है। तो रेटजल का कोटेशन ये है कि आप का जो हेड है, सिर जो है वो कितना भी आकाश में ऊपर उठ जाए, पर जो आपके पैर हैं वो हमेशा धूल में रहेंगे या ज़मीन पर रहेंगे, ऐसी बात रेटजल ने बोली है। ये कोटेशन काफ़ी अच्छा है, अभी तक किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है, तो मैं भी पूछा जा सकता है कि किसने ये बोला है। आपका सर दिमाग जो सर है वो कितना भी आकाश में ऊपर उठ जाए, पर आपके जो पैर हैं वो हमेशा धरती पे ही रहेंगे और धूल में ही रहेंगे। ये किसने बोला है, ये रेटजल ने बोला है, मे भी पूछा जाए, ये कोटेशन इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हंटिंगटन है, उनकी 2 बुक इम्पोर्टेंट हैं, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, दूसरी है मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन पे 2 बुक हैं इनकी, एक तो क्लाइमेट के साथ है और दूसरी मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन। तो इन दोनों बुक में वो ये बताते हैं कि सभ्यता में जलवायु का, जैसे ये बात कर रहे थे, सभ्यता प्लस जलवायु का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। किसी भी जलवायु का सभ्यता में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, जैसी जलवायु होगी वहाँ का सिविलाइजेशन वैसी होगी। बुक में भी हम देख सकते हैं सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, यानी जैसी आपकी क्लाइमेट होगी वैसी आपकी सिविलाइजेशन होगी। इसी तरह मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन में भी ये यही बात करते हैं। तो आपको 2 बुक लर्न होनी चाहिए,
मेन स्प्रिंग एंड सिविलाइजेशन, और सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट की बात किसने की है? हंटिंगटन ने की है। और क्या कहते हैं, जैसी आपकी क्लाइमेट होगी वैसी आपकी सिविलाइजेशन होगी। तो सिविलाइजेशन और क्लाइमेट तो आप इजीली कर लेंगे, हंटिंगटन, और उसके साथ आपको ये लर्न करना है मेन स्प्रिंग। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है बायोलॉजिकल स्कूल। तो सबसे पहले हमारा इम्पोर्टेंट है, इसको दिया किसने है? सोरोकिन ने दिया बायोलॉजिकल स्कूल। बायोलॉजिकल स्कूल में 3 चीज़ें इन्होंने बताई हैं। जैसे पहला है कि जैव सावयवी संप्रदाय, इसमें कौन आते हैं? जो मैंने अभी पहले ही डिस्कस किया था, इसमें डार्विन आते हैं। और डार्विन से प्रभावित कौन हुए थे? स्पेंसर हुए थे प्रभावित। तो ये भी आपको लर्न होना चाहिए। और इसमें जैव सावयवी संप्रदाय दिए थे। उसके बाद इन्होंने दिया था प्रजातिवाद, वंशानुसंक्रमणवादी जो सिद्धांत है, ये पूछा जाता है किसका है? तो ये है गोबिनाउ का। और गोबिनाउ की बुक कौन सी है? एसे ऑन द इनइक्वालिटी ऑफ रेसेस। तो आप इनइक्वालिटी ऑफ रेसेस से इसको लर्न कर सकते हैं कि किसने दिया है? गोबिनाउ ने दिया है। एसे ऑन इनइक्वालिटी ऑफ रेसेस, प्रजातिवाद या वंशानुसंक्रमणवादी सिद्धांत किसका है? गोबिनाउ का है। ये पूछा जाता है गोबिनाउ का। तो इनका काम है इनइक्वालिटी ऑफ रेसेस पे। इसके साथ ही साथ इन्होंने ये बताया है, एक मेंडल थे, उनका जो सिद्धांत उन्होंने दिया था अपना बायोलॉजिकल में, उसका समर्थन किसने किया है? गैल्टन ने। तो मैं भी पूछ ले, मेंडल का समर्थन किसने किया है? गैल्टन ने। और ये चीज़ अभी कहीं नहीं पूछी गई। गैल्टन ने 2 वंश का अध्ययन किया था, जिसमें एक था ज्यूक वंश और दूसरा था एडवर्ड वंश। जो ज्यूक वंश था वो बहुत ही गरीब था, बहुत ही कुविख्यात था, फेमस नहीं था, बहुत ही बेकार था, पुअर था, इसलिए मैंने यहाँ पे पी लिखा है। और जो एडवर्ड वंश था वो बहुत ही रिच था और बहुत ही प्रख्यात वंश था। तो ये प्रख्यात वंश था और वो प्रख्यात था मतलब फेमस था, बहुत अच्छा वंश था, रिच था। और जो ये था ज्यूक, ये बहुत ही पुअर था। तो आपको ये ज्यूक वंश और एडवर्ड वंश याद करना होगा। किसने दिया है? गैल्टन ने इसके बारे में बताया। और कौन सा पुअर है, कौन सा रिच है, ये आपको बताना होगा। उसके अलावा तीसरा इन्होंने दिया जीवित रहने के लिए संघर्ष का सिद्धांत। कोई भी मनुष्य जीवित रहता है तो उसके जीवन में बहुत सारे संघर्ष रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। तो उसमें भी 3 तरह की ये बात करते हैं कि किसका किसके साथ संघर्ष हो सकता है। जैसे एक तो प्राणी, मनुष्य जो है उसका नेचर के साथ हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा जो मनुष्य है उसका अन्य जीवित प्राणी यानी किसी एनिमल के साथ या कोई भी जो जीवित प्राणी है उसके साथ उसका वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और तीसरा जो सेम जीवित प्राणी का आपस में ही, मतलब मनुष्य का मनुष्य में ही कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो 3 तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो जीवित रहने के लिए कॉन्फ्लिक्ट का सिद्धांत देते हैं और प्रजातिवाद का सिद्धांत देते हैं और जैव सावयवी संप्रदाय का सिद्धांत देते हैं। बायोलॉजिकल स्कूल में ये 3 आते हैं। इसको दिया है सोरोकिन ने। और जैव सावयवी में डार्विन पहले आएंगे, डार्विन से प्रभावित हुए थे आपके स्पेंसर। और प्रजातिवाद में आपके आएंगे गोबिनाउ और उसमें मेंटल का समर्थन किया है गैल्टन ने। गैल्टन ने ज्यूक और एडवर्ड वंश की बात की है। इसमें से ज्यूक जो था वो गरीब वंश था और एडवर्ड जो था वो रिच वंश था। और इसके साथ ही साथ उन्होंने 3 तरह के संघर्ष बताए जिसमें प्राणी का प्रकृति के साथ, प्राणी का अन्य जीवित प्राणी के साथ और प्राणी का अपने ही सेम प्राणी के साथ, जीवित प्राणी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये एक तो ये पूछ लेगा बायोलॉजिकल में आपके 3 कौन से आते हैं, ये तीनों दे दिए और एक कोई दूसरा दे दिया। तो आपको लर्न होना चाहिए, पहले तो जैव आएगा, फिर प्रजाति आएगा, फिर संघर्ष आएगा। और आपको लर्न होना चाहिए गोबिनाउ का थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रजातिवाद पे काम है, इनइक्वालिटी ऑफ रेसेस इनकी बुक है, इस पे ऐसे लिखा है इन्होंने। ये तो आपको लर्न हो गया होगा। आपको ज्योग्राफिकल में याद करना होगा, बोडिन, मॉन्टेस्क्यू, बर्कल, रेडजल, हंटिंगटन आते हैं और इनकी बुक सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पे है। और मैकेनिक्स में मैंने बता दिया था आपको, डेस्कार्ट्स, हॉब्स, बेगल, बर्कले। द मेकिंग ऑफ सोसाइटी बुक कार्लबर्टन की है। व्हाट इज सोशियोलॉजी आपकी इंकल्स की है। इसमें 2 स्कूल रह गए हैं तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी इसमें आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेंशन कर दें कमेंट्स में। थैंक यू।